नमस्कार। मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला थम ही नहीं रहा है। सिर्फ केदारनाथ धाम में ही 6 दिन में 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ के, भगवान केदारनाथ के दर्शन कर लिए हैं और ऐसा अनुमान है कि 30 मई तक यह आंकड़ा 5 लाख पहुंच जाएगा। बाकी के धामों में भी यही स्थिति है, लेकिन जिन रास्तों से होकर तमाम श्रद्धालु और पर्यटक इन तीर्थ स्थलों तक पहुंच रहे हैं, उन रास्तों पर जैम की समस्या कई जगह दिखाई दे रही है, जिसे सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए सरकार के तमाम विभागों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। तमाम विभागों का जब मैं जिक्र करता हूं तो इसमें कई सारे विभाग आते हैं और वो विभाग इसके लिए मशक्कत कर रहे हैं। कई बार वो मशक्कत कामयाब हो जाती है और कई बार नहीं भी होती। इस बीच सरकार ने दर्जन भर से ज्यादा आईएएस अधिकारियों को सीधा चारधाम यात्रा के सुचारू संचालन के लिए नियुक्त किया हुआ है। सचिव स्तर के अधिकारी भी सीधा यात्रा के कामों को जिलों में जाकर देख रहे हैं। इससे अंदाजा लग सकता है कि चारधाम यात्रा पर जो अव्यवस्था थी वो किस हद तक रही होगी और उस अव्यवस्था को दूर करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं। प्रयास कई सारे हुए। एक प्रयास सरकार ने आज और किया, एक फरमान और जारी किया। सरकार ने कहा कि कोई भी श्रद्धालु, कोई भी पर्यटक तीर्थ स्थल के आसपास फोटोग्राफी ना करे, वीडियोग्राफी ना करे। अगर वो ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जो उत्तराखंड की मुख्य सचिव हैं राधा रतूड़ी, उन्होंने बैठक के बाद यह फरमान जारी किया है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज लंबी यात्राओं के बाद देहरादून पहुंच गए हैं। यात्राओं का मतलब चुनावी यात्रा से है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार कैंपेनर के रूप में पुष्कर सिंह धामी भी देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर प्रचार कर रहे हैं। हालांकि वो वहां से भी यात्रा के संदर्भ में बैठकें ले रहे थे, अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे, लेकिन आज देहरादून पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले अधिकारियों की बैठक ली और कई सारे कड़े फैसले किए जो आने वाले समय में हमको दिखाई देंगे। वीआईपी दर्शनों की व्यवस्था फिलहाल पूरी तरीके से बंद है। इस बीच उत्तरकाशी से खबर आती है कि कई लोग, कई गाड़ियां, कई श्रद्धालु जो बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंचने लगे थे, उनकी गाड़ियों को वापस लौटाया है। ये एक सबक है उन लोगों के लिए जो बिना रजिस्ट्रेशन, बिना किसी नियम कायदे के सीधा पहाड़ पर चढ़ जाते हैं और वहीं से अव्यवस्था शुरू हो जाती है। वैसे आपको एक बात बताऊं कि जो उत्तराखंड की ये चारधाम यात्रा है, ये पहली बार ऐसा नहीं है कि अव्यवस्था हुई है। ये अव्यवस्था हमेशा ही होती है। इस अव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ही कई बार सरकार के कड़े नियम कायदे बनाए जाने की चर्चा हुई। 2013 की आपदा जब पूरी मंदाकिनी घाटी में आई थी और केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था केदार घाटी में, तो उसके बाद एक श्राइन बोर्ड बनाए जाने की चर्चा खूब हुई थी। देवस्थानम बोर्ड को लेकर खूब राज्य सरकार ने माथापच्ची की, लेकिन देवस्थानम बोर्ड के विरोध में यही तीर्थ पुरोहित सबसे ज्यादा मुखर हुए थे जो पूजा पाठ की मुख्य भूमिका निभाते हैं धामों में। उसके बाद राज्य सरकार दबाव में आई थी और उन्होंने देवस्थानम बोर्ड को वापस ले लिया था। हालांकि बद्रीनाथ में तो उसका कोई फायदा भी नहीं हुआ। उनका जो कैंडिडेट था बीजेपी का, महेंद्र प्रसाद भट्ट, उनको चुनाव हरा दिया था राजेंद्र भंडारी ने। राजेंद्र भंडारी उस समय कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़े थे 2022 में। खैर, ये राजनीतिक बात है। अब बात करते हैं एक अर्थशास्त्र की। हर चीज का एक अर्थशास्त्र है। हर चीज उस अर्थशास्त्र के इर्द गिर्द ही घूमती है और उत्तराखंड की चारधाम यात्रा भी उसी अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार क्यों इस यात्रा को रोक नहीं सकती? सरकार क्यों इस पर लगाम नहीं लगाना चाहती? चाहे वो हरिद्वार है, चाहे ऋषिकेश है, यहां पर अगर यात्रियों को रोक दिया जाए तो क्यों सरकार ऐसा नहीं कर सकती? इसके पीछे पूरा अर्थशास्त्र है। उत्तराखंड की जो जीडीपी है, पूरे उत्तराखंड राज्य की जो आमदनी है, इसको समझ लीजिए, उसका लगभग 10% हिस्सा पर्यटन से जुड़ा हुआ है और उस पर्यटन के कारोबार का लगभग 70 से 80% हिस्सा
तीर्थाटन से जुड़ा हुआ है, जो कि 4 धामों से ही होता है, और उसका भी 70 से 80% हिस्सा सिर्फ 15 अप्रैल के बाद 30 जून तक रहता है। यानी 2-2.5 महीने का वो पूरा पूरा धंधा रहता है, जिसमें पूरे साल भर की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का जो योगदान है उसका 70-80% योगदान होता है। अब आप इसे ऐसे समझिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराता है, डीजल भराता है, तो वैट जो होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, वो सरकार के खाते में जाता है। अगर यही श्रद्धालु पर्यटक बनकर भी केदारनाथ और बद्रीनाथ पहुंच रहे हैं और शराब आदि का सेवन करते हैं, तो शराब से जो कमाई राज्य सरकार की होती है, जो वैट वसूलती है, वो सरकार के खजाने में जाता है। और अंदाजा लगाइए, खजाना भरने के लिए, आमदनी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने शराब की दुकानें ऐसी ऐसी जगह खोली हैं जहां पहले दुकानें नहीं हुआ करती थी। मसलन ऋषिकेश और हरिद्वार और पूरे यात्रा मार्गों के ऐसे ऐसे स्थलों को चयनित किया गया है जो उस परिधि से बाहर है, जहां तक उसको धर्मनगरी, तीर्थनगरी, देवनगरी का दर्जा मिला हुआ होता है। क्योंकि सरकार को आमदनी बढ़ानी है और जो भी पर्यटक आ रहा है उसे क्वालिटी का सामान उपलब्ध कराना है। अब 4 धाम यात्रा मार्ग पर होटल भी हैं। होटल से जो कमाई होटल व्यवसाय करता है उसमें भी एक टैक्स होता है, जीएसटी, वो राज्य सरकार के खजाने में जाता है। जो भी सामान बिकेगा वो सामान कहीं ना कहीं से खरीदा जाएगा, और उत्तराखंड से वो सामान अगर खरीदा जा रहा होगा तो उस पर भी जो जीएसटी होता है वो राज्य सरकार के खजाने में जाता है। तो इसका अंदाजा आपको लग चुका है कि 4 धाम यात्रा मार्ग पर जो व्यवसायी हैं उनके पूरे साल भर की आमदनी सिर्फ 1.5-2 महीने में ही होती है। और एक नंबर की अगर आप जानकारी समझना चाहें तो उत्तराखंड की जितनी आबादी है, अगर 1 करोड़ आबादी उत्तराखंड की है तो 10 लाख लोग सीधा 4 धाम यात्रा पर निर्भर हैं। ये एक मोटा मोटा अनुमान है, और यही वजह है कि यात्रा को नियंत्रित राज्य सरकार जोरदार तरीके से डंडे के जोर पर नहीं कर सकती। इसे व्यवस्थित करने के लिए कई बार प्रयास हुए, लेकिन वो प्रयास नाकाफी साबित हुए हैं, और उन प्रयासों को और ज्यादा सख्ती से लागू करना होगा। यह राज्य सरकार को समझ में आ गया है। अभी तक क्यों नहीं किया गया, यही एक बड़ा सवाल है कि 2013 की आपदा के बाद तो इस पर गंभीरता के साथ चर्चा हुई, मंथन हुआ, लेकिन नतीजा 0 है। इस बीच कुछ पत्रकार सरकार के निशाने पर आए। सबसे पहले गजेंद्र रावत, जिनके ऊपर राज्य सरकार ने मुकदमा दर्ज किया कि धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं, और उसके बाद 4 धाम यात्रा शुरू होने के बाद मनमीत एक पत्रकार हैं जिन्होंने प्रतिष्ठित समाचार पत्र दैनिक भास्कर में अपनी एक रिपोर्ट लिखी। उस रिपोर्ट में 45 किलोमीटर लंबे जाम का जिक्र था। उस रिपोर्ट में 10 तीर्थ यात्रियों की मौत की खबर थी। उसका राज्य सरकार ने संज्ञान लिया, और उत्तरकाशी जिले के जिला प्रशासन ने इस खबर का संज्ञान लेते हुए पत्रकार मनमीत के ऊपर मुकदमा दर्ज किया। कई पत्रकार संगठनों ने इसका विरोध किया, आलोचना की, पुलिस की कार्रवाई की, और आज डीजीपी अभिनव कुमार के साथ मिलकर इस मुद्दे का समाधान निकालने की बात कही कि इस मुकदमे को वापस लिया जाना चाहिए। अब ये देखेंगे कि सरकार या पुलिस प्रशासन किस तरीके से मुकदमे को वापस लेगा, या इसकी पैरवी करेगा, या और कोई सख्ती करेगा। लेकिन खबर तो यही है कि कई जगह अव्यवस्था हो गई है और रजिस्ट्रेशन कई जगह रोके गए हैं। वैसे उन लोगों को भी सोचा जाना चाहिए जो बिना रजिस्ट्रेशन पहुंचते हैं, और यह सोचना बहुत जरूरी है कि जो तमाम जगहों पर पहुंच जाते हैं उन्हें फिर इस बात को लेकर आलोचना नहीं करनी चाहिए, सरकार से या प्रशासन से शिकायत नहीं करनी चाहिए कि कोई सामान उनको महंगी कीमत पर मिल रहा है। अर्थशास्त्र की हम बात कर रहे हैं। अर्थशास्त्र का सीधा सा सिद्धांत है लॉ ऑफ डिमांड। जहां भी किसी चीज की मांग बढ़ेगी उसकी कीमतें स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती हैं। और पहाड़ में वैसे भी चाहे किसी भी चीज का निर्माण करना हो और किसी भी सामान को पहुंचाना है, उसकी लागत हमेशा मैदानी क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा होती है। तो हल्ला मचाना महत्वपूर्ण नहीं है,
उसका समाधान महत्वपूर्ण है। देखना यह है कि किस तरीके से यह समाधान निकल पाता है। इस साल यह समाधान निकल पाएगा या अगले सीजन तक हमको इंतजार करना पड़ेगा। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।